हेलो नमस्कार दोस्तों। अगर आप कर रहे हैं राजस्थान पुलिस की तैयारी तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम राजस्थान के कंप्यूटर के भी क्वेश्चन देखेंगे और महिला एवं बाल अपराध से संबंधित भी क्वेश्चन होंगे। इस क्लास से हम 150 से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पुलिस के लिए महत्वपूर्ण है और आपके पुलिस की एग्ज़ाम के लिए मात्र 40 ही दिन है। अगर इनमें आपने चाकर तैयारी कर लिया, अधिक से अधिक तैयारी कर ली तो ही आपका सिलेक्शन होगा। कुछ कमी के कारण आपको रह सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और कमेंट में बताइए कि आप किस जगह से फॉर्म अप्लाई किया है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अंगूठियाँ सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं, यानी ये कहाँ पर पहने जाते हैं? औंगुड़ियाँ अंगूठियाँ सुरलिया आभूषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कानों में पहने जाते हैं। कानों के आभूषण और कौन कौन सी है? अंगूठियाँ अंगूठियाँ सुरलिया, झुमका भी कानों में पहना जाता है, कुंडल भी पहना जाता है, पिन पल्ली और पन्ना भी कान में पहना जाता है, जेला भी कान में पहना जाता है, कर्णफूल कान में पहना जाता है, लटकन कान में पहनी जाती है, बाली कान में, लूंग नाक में पहना जाता है, ठीक है। और ये व्याख्या देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना ताकि आपको याद रहे कि राजस्थान में कानों में पहने जाने वाले आभूषण औंगुड़ियाँ है, अंगूठियाँ है, सुरलिया कानों में, झुमका भी कानों से, कुंडल कानों से, कर्णफूल कानों से, झाला कानों से, बाड़ा कानों से, पत्ती कानों में, बारेट कानों में, लटकन भी कानों में, जमेला में, बुलबुला जेला आदि कहाँ पर पहना जाता है? कानों में पहना जाता है। जबकि सिर पर कौन कौन से है? तो शीश यानी सिर पर आ गया शीर्ष में। सुरमंग भी कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर। रखड़ी, बोरला, टिक्का, सांकली गले का भी आभूषण होता है और सिर का भी आभूषण होता है। मेमंद सिर का आभूषण होता है। फीणी भी नाक में पहनी जाती है। फीणी कहाँ पर है? नाक के आभूषण है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ताड़ना या मोरबंदिया यह निम्न में से किस जनजाति में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गौरासिया में मोर बंदिया और ताड़ना किया जाता है गौरासिया में। जनसंख्या की दृष्टि से गौरासिया जनजाति का राज्य में तीसरा स्थान है और यह कहाँ पर पाई जाती है? तो यह सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है, अधिकतर सिरोही में रहती है। और इनके मोहल्ले को क्या कहते हैं? फालिया कहा जाता है। और इस जनजाति में पित्तात्मक एवं एकल प्रथा पाई जाती है। इस जनजाति में ताड़ना, मोर बंदिया एवं बहराना ब्याह प्रचलित है। ये कहाँ से संबंधित है? गौरासिया से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उपछठ कब आती है? भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आती है उपछठ, और इसे बलराम छठ भी कहते हैं। बलराम जी की जयंती भी आती है, ठीक है। और गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया कब आती है? ये भी सही है। गुड़ला कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है गुड़ला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड़ला। सही नहीं है, जबकि और तीनों सही है। फूलडोल मासा आता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा की एकम को, ठीक है। और गुड़ला कब बनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, ठीक है, याद रखना। और गुड़ला कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसमें केवल महिलाएं नृत्य करती है, ये भी याद रखना, ठीक है। मारवाड़ के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में चैत्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी को और चैत्र शुक्ल तृतीया गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी मनाया जाता है, ठीक है। गुड़ला का छिद्र किया हुआ मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें दीपक जलाकर रखा जाता है। इस त्यौहार में गांव या शहर की लड़कियां शाम के समय एकत्रित होकर सिर पर गुड़ला लेकर समूह में मोहल्लों में घूमती है। अन्य विकल्प सही सम्मिलित है, जबकि गुड़ला का नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, और राजस्थान सिटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था 2022 में। गौरासिया में जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किससे संबंधित है? तो अभी क्वेश्चन आया था मोरबंदिया, तो यह का प्रकार है। और गौरासिया कहाँ पर पाई जाती है? सिरोही जिले में पाई जाती है। गौरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज विवाह के अवसर पर किया जाता है। मोरबंदिया विशेष प्रकार का विवाह है जिसमें हिंदुओं के भांति फेरे लिए जाते हैं, यानी हिंदुओं का संबंध किसमें है? गौरासिया जनजाति में है। ये जनजाति भील जनजाति से संबंधित है।
एवं स्वयं को चौहान वंश मानते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनजाति स्वयं को चौहान वंश से मानती है? तो ग्रासिया जनजाति है, ठीक है। और ये शिव दुर्गा भैरव की पूजा करते हैं ग्रासिया जनजाति। और इस लोगों के मोर को अदृश्य पक्षी मानते हैं ग्रासिया। और इनका नृत्य कौन सा है? वालर है, लूर है, कूद है और कई प्रकार के नृत्य हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नहर नृत्य का आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है शाहजहाँ के समय से ही, ठीक है, याद रखना। मांडलगढ़ कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कहता चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मुगल सम्राट शाहजहाँ के समय से ही प्रसिद्ध नहर नृत्य का आयोजन की परंपरा मांडल कस्बे में प्रचलित है। मांडल कस्बा वर्तमान में भीलवाड़ा जिले का एक महत्वपूर्ण उपखंड मुख्यालय है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये बनास नदी की सहायक कठोरी नदी के किनारे स्थित है, यानी भीलवाड़ा कहाँ पर है? तो बनास नदी के सहायक नदी है कठोरी नदी, उसके समीप है मांडलगढ़, ठीक है। और ये नृत्य प्रतिवर्ष रंगदेर या चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन प्रस्तुत किया जाता है, यानी कब किया जाता है? चैत्र कृष्ण त्रयोदशी, यानी चैत्र की नहर पक्ष की तृतीयरस को किया जाता है। ये सूर्य प्रदर्शन तथा भक्ति भाव से परिपूर्ण नृत्य है, याद रखना, भक्ति भाव से भी है। क्वेश्चन नंबर 6, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे खोयतू कहते हैं। क्रूस की बात हो रही है, क्रूस जो कमर पर वस्त्र लपेटा करते थे उसे खोयतू कहते हैं। कछाबू ये स्त्रियों का वस्त्र है, कछाबू, ठीक है, याद रखना। जामा एक साड़ी का प्रकार है। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे खोयतू कहते हैं। डेपाड़ आदि प्रवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं। इनके सिर पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया कहलाता है, याद रखना, ये तीनों शब्द याद रखना। तो खोयतू क्या है? पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे खोयतू कहते हैं। डेपाड़ा तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं और सिर पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया कहलाता है। बडार क्या है? ब्याह पर आयोजित भोजन को बडार कहते हैं, ठीक है, इन सभी को जानती है। मोत्सर का संबंध अंत्येष्टि संस्कार से की क्रिया से यानी मृत्यु हो जाने के बाद किया जाता है। ओसर या मोत्सर कह सकते हैं। ओसर का संबंध किससे? अंत्येष्टि के समय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ है, तो कौन सी? रामदेव जी की फड़ पर डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ है, तो रामदेव जी की फड़ है। भारतीय डाक द्वारा जारी फड़ रामदेव जी की फड़ है। किसके द्वारा? रामदेव जी की फड़ किसके द्वारा जारी की गई थी? भारतीय डाक तार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, रमजोड़ आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ के शरीर के किस भाग से संबंधित है? रमझोड़। रमझोड़ कहाँ पर पहना जाता है? तो पैरों में पहना जाता है, ठीक है, याद रखना, रमझोड़ का संबंध पैरों से है। तो देखिए, रमझोड़ आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में पैर में पहने जाने से संबंधित है। रमझोड़ ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है। और अन्य आभूषण कौन से है? बिछुआ कहाँ पर पहना जाता है? पैरों में। छड़ भी पैरों में। पाजेब आपको पता ही है, ये याद मत करना, यह आपको आ जाता है। टड्डा भी हाथों में भी पहना जाता है और पैरों में पहना जाता है। लंगर भी याद रखना पैरों में है। नुपुर पैरों में पहना जाता है। लच्छा भी पैरों में। झांझर, नेवरी, कड़ा, ये सब कहाँ पहन जाते हैं? तो यह पैर में पहने जाने वाला आभूषण है, इनसे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। टोंटी आभूषण के किस हिस्से में पहना जाता है? तो टोंटी कहाँ पहना जाता है? कान में। टोंटी कान में पहना जाता है, याद रखना, टोंटी कान में। टोंटी आभूषण कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है। मेला दो कान में पहनने वाले आभूषण कौन? जमेला है, कान में। झुमका लगा तो कान से, चेला भी कान से, बाड़ी कान में, कर्णफूल कान में, सुरलिया कोई सुने, कोई सुनता किससे है? कान से सुनता है, याद रखना, सुरलिया। पीपल पत्ता कान से। अंगूठा को पणिया, कोकरू, चित्ता, पाटी, सूड़िया, रंग पत्ता कान में पहना जाता है। बिछीटली, गुड़दों, छेलकड़ी पुरुषों द्वारा मुर्की कान में पहना जाने वाला है। ओगणिया पुरुषों द्वारा, जेला पुरुषों द्वारा और लूंग पुरुषों द्वारा, ठीक है, याद रखना, यह सभी क्या आभूषण है? पुरुषों के आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है। कान पर, तो कान में अभी बताया था, कान में कौन सा पहना जाता है, टोंटी पहना जाता है। और उसकी आंखें देख ली है। रमजोड़ कहाँ पर पहना जाता है, टीका माथे पर या फिर सिर का आभूषण है टीका। ठीक है। बुल्ली कहाँ का है, बुल्ली नाक का है। ठीक है, याद रखना नाक का। और रमजोड़ कहाँ का है, कमेंट में बताओ। और ये पशुधन सहायक भर्ती 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, कोकरू आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। कोकरू, तो कोकरू पहना जाता है कान में, भी आया था। कोकरू कहाँ पर पहना जाता है, कान में। तो ये सभी कान के आभूषण थे, हमने पढ़ रहे थे। पिप्पल पन्ना कहाँ का है, तो ये कान का ऑप्शन है। ये ऑप्शन काट दो, सिर का तो नहीं है पिप्पल पन्ना, या भी देखा था। गले का भी नहीं है, ये ऑप्शन ही कट गया, सीधा बच गया कान का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देख लीजिए। ओगणियाँ कहाँ पहना जाता है, तभी क्वेश्चन देखा था, कान में पहना जाता है ओगणियाँ। मुर्किया पुरुषों द्वारा पहनाया जाने वाला है, तो कहाँ पर पहना जाता है, कानों में। मुर्किया पुरुषों का आभूषण है, किसका है, पुरुषों का, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 हो गए। ठीक है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन सा है, तो पुरुषों द्वारा कौन सा पहना जाता है, अभी तो बताया था। मुर्किया कानों में पहना जाता है। बोरला महिलाओं का सिर का आभूषण है। टड्डा पैर का था, पैर का है टड्डा। बोरला सिर का है, याद रखना है। और बगड़ी भी सिर का आभूषण है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, जेला जमेला पिपल पन्ना अगोटे किस संघ के आभूषण है, तो जेला जमेला पिपल पन्ना अगोटे दिए कान के आभूषण है, जिनकी व्याख्या हमने देख ली है। क्वेश्चन देख लो कितने रिपोर्ट हो रहे हैं, एक क्वेश्चन सही। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को पहना जाता है, तो चंपाकली कहाँ पर पहना जाता है, तो ये भी कानों में पहना जाता है। चंपाकली कहाँ पर पहना, नहीं सॉरी चंपाकली गले में है। ओ सॉरी, चंपाकली गले का आभूषण है। ठीक है, याद रखना, गले का है। चंपाकली गले का आभूषण है, याद रखना। सेकंड शॉट ले लेना। चंपा अब है गले के आभूषण देख लेना। चंपाकली गले में पहने जाने वाला आभूषण है, याद रखना, गले का है। गले में अन्य आभूषण कौन सा, चंद्रहार से संबंधित लगभग नाम आ जाए तो आपको 99% कौन से होते हैं, हार का नाम आए तो गले का आभूषण करना है। 1 से 2% के अन्य जो अन्य हैं। मादलिया गले का है, पोत भी गले का है, सरी गले का है। सरी कहाँ का है, गले का। कंठमाला माला संबंधित से गले का कर देना। आंद्रो गले का है, कंठ से संबंधित आ गया। हांकर, हांकर याद रखना है। हाँ कर किससे कर, गले से करते हैं, हाँ कर ऐसे। झालरों भी गले का आभूषण है। मटरमाला किसकी है, गले का है। कुंगाली किसका है, हमेल किसका है, हमेल गले का है। कंठसरी किसका है, गले का है। गलपट्टिया कहाँ का है, गले का है। तिमड़िया कहाँ का है, गले का है। मंगलसूत्र गले का है। निम्बोली खाएंगे, निम्बोरी नीम की जो निम्बोली होती है वो किससे खाते हैं, कटो से ही खाते हैं इस निम्बोली को। बजटी पर था, कंठाचे की फूल, ये सब कहाँ के, गले के आभूषण, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, तो खुंगाली का पूछा है। खुंगाली अभी आया था। खुंगाली कहाँ कर है, गले का आभूषण है। गाड़ी किससे देंगे, गाड़ी शब्द में याद रखना। गाड़ी कहाँ पर, गले का आभूषण है। ठीक है। अमेल कहाँ का है, गले का आभूषण है। अमेल कहाँ पर है, गले का आभूषण है। ये सभी गले के हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, मादलिया कहाँ पर पहना जाता है, गले में पहना जाता है। हम व्याख्या देख लिया है। हाँ ठीक है, याद रखना। पोत, हांकर, सरी आभूषण कहाँ के पहने जाते हैं, पोत हो गया, हांकर, सरी। अभी करे मैंने कहा था हांकर, हांकर से कैसे करेगा, गले से करेगा। हाँ बोले हांकर, तो गले से है। सरी कहाँ पर है, गले का है। जबकि सुलिया कहाँ का है, कान का है। सरी गले का है। क्वेश्चन नंबर 23, ये देखिए RPSC OA 2018 में पूछा गया था। कनिष्ठ अभियंता डिग्रीधारी में पूछा गया था। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पूछा गया। देखिए कितनी बार रिपीट हो गया एक ही क्वेश्चन, मैं कहता हूँ रिपीट होते हैं। और निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है, तो कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, गले का। मादलिया कहाँ का है, गले का है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। उंगलियां कहाँ का, हाँ दलिया इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, गले का आभूषण पूछा है। ओ सॉरी, गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है ये पूछा है, उंगलियां नहीं है। तो ये उंगलियां कहाँ पर पहना जाता है, कान में पहना जाता है, तो उंगलियां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि नहीं नहीं का आपको ध्यान रखना है, जब भी पेपर हो तो आपको नहीं पर ऐसे गोला कर दीजिए ताकि आपको याद रहे। मैंने भी गलत कर दिया, मैं यहाँ तक बात था कि स्त्रियों द्वारा गले में, तो गले में तो मादलिया पहना जाता है और तेवटा भी पहना जाता है, आड़ भी पहना जाता है, लेकिन मैंने मादलिया पर ध्यान गया, मैं मादलिया कर दिया। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। उंगलियां पुरुषों द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है। आड़ व मादलिया गले में पहने जाने वाला आभूषण है, गले में आड़ मादलिया गले में, ठीक है। और निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है, तुलसी पर सरी तो पहना जाता है, सरी रखड़ी सिर का आभूषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रखड़ी। तिमड़िया गले का आभूषण है और तुलसी भी गले का आभूषण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, रखड़ी सिर का आभूषण है। रखड़ी एक अर्धा वर्ताकार जो सिर पर धारण की जाती है, जबकि तुलसी तिमड़िया सरी आभूषण गले के हैं। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है, गले में नहीं, मादलिया पहना जाता है, ठीक है, कांठल भी पहना जाता है, तिमड़िया गले का है, जबकि आंवला कहाँ का है, आभूषण पैर में पहना जाता है। आंवला कहाँ पर पहना जाता है, पैर का आभूषण, आंवला कहाँ का है, पैर का, आंवला पैर से, ठीक है, याद रखना पैर में पहना जाता है आंवला। अब पैर के आभूषण देख लीजिए, अब आंवला आभूषण पैर में पहना जाता है, जबकि अन्य आभूषण तिमड़िया कांटल मादलिया गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं, ठीक है। ये राजस्थान के संस्कृति में महिलाओं द्वारा सौंदर्य हेतु प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण आभूषणों में से एक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, नेगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, नौगरी, तो ये कहाँ पर पहना जाता है, नौगेरी, ये शरीर के किस भाग पर पहना जाता है, नौगरी आभूषण, ये हाथ में पहना जाता है, नौगरी आभूषण हाथ में, ठीक है। अब हाथ के आभूषण देख लीजिए, नौगरी एक प्रसिद्ध, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि राजस्थानी पारंपरिक आभूषण है, सभी को पता है। जिस हाथों में कलाई में ब्रेसलेट की तरह पहना जाता है, जिसे ब्रेसलेट की तरह ही नौगरी पहना जाता है, यह चूड़ियों के मध्य पहना जाता है। कलाई हाथ के अन्य आभूषणों में कंकन है, कोखरू है, कड़ा है, नौगरी है, आंवला है, चांट है, गजरा है, चूड़ी है, बल्ला है, बाजू टड्डा है, अणत है, पूणच है, छेलकड़ा है, केरू, खांच तथा पुरुषों द्वारा कड़ा, मुरल, डाला, ताती, माटी, क्या है, ये कलाई के आभूषण है, ठीक है, याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये रट लिए तो आपके तो मज़ा ही मज़े हैं। इनसे बात जाता क्वेश्चन नहीं और आपका सही हो जाएगा। टड्डा आभूषण पहना जाता है, टड्डा कहाँ पर पहना जाता है, तो टड्डा बाजू पर भी पहना जाता है, तो ये इसका करेक्ट है। और टड्डा पैर में भी पहना जाता है, तो पैर ऑप्शन नहीं है तो बाजू कर देना, ठीक है। बल्ला कहाँ पर पहना जाता है, हाथों में पहना जाता है, यानी बल्ला से याद रखना, क्रिकेट वाला बल्ला, बल्ला हाथ से खेलते हैं, तो उसी प्रकार बल्ला हाथों में पहना जाता है। कंदोरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, कैसे कंदोरा, कैसे कमर पर पहना जाने वाला आभूषण कमर, कंदोरा, ठीक है, याद रखना। राजस्थान में कंदोरा आभूषण महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। यह चांदी की झंझरों की एक श्रृंखला कमर में धारण की जाती है, प्राय कंदोरा या करदनी के नाम से जाना जाता है, जबकि पुरुषों भी सोने या चांदी के बेल्ट पहनते हैं। कमर में पहने जाने वाले आभूषण तागड़ी है, कणकली है, सटका है, मूखला है, ठीक है, याद रखना। तगड़ी शरीर की किस भाग में पहना जाता है, तो कमर में पहना जाता है तगड़ी, याद रखना, ठीक है, कम है। और दामना आभूषण है, दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, दामना, दामना कहाँ पर पहना जाता है, तो सभी को पता है उंगलियों में पहना जाता है। उंगलियों के आभूषण कौन कौन से हैं, छल्ला है, कड़ा है, भिंटी है, अंगूठी है, दाम्पे है, अथवा आरसी, क्या है, ये सभी अंगुलियों के आभूषण है। दामना, दामना कहाँ पर पहना जाता है, अंगुली में पहना जाता है, करेक्ट आंसर है। और दामनी एक ओढ़नी का प्रकार भी है, ये मिलान करना है। बोरला कहाँ पर पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है, ठीक है, याद रखना।
लटकन नाक में, लटकन जंजीर कमर में और तौड़िया कहाँ पर, पैर में पहना जाता है। तो इसका ये 2 3 4 और 1 ऐसा आएगा, तो 2 3 4 1 इसी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और हम मिलान देख लीजिए, तो डी का क्या आंसर, बोरला सिर पर, ठीक है। लटकन नाक में सही है, जंजीर कमर में है, तौड़िया पैर में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। मिलान करना है, सिर का आभूषण कौन सा है, तो इसमें देखिए असली कहाँ का है, गले का है, तो बी में पहले आपको जो आता है वो मिला दो, फिर ऑप्शन कट जाते हैं 100%। तो गले का आपको पता है, असली गले का आभूषण है, ठीक है। पैर का कौन सा है, मेहमद कहाँ का है, सिर का आभूषण है, ये भी मिला दो, ठीक है। कमर का कौन सा है, कनकावती है या फिर रमजोड़ पैरों से है का है, कनकावती कमर का है, कैसे कमर कैसे कनकावती। तो मिलान क्या होगा, 3 4 1 2, 3 4 1 3 4 1 2। पहला में मेहमद सिर का 4 है, 4 सॉरी 4 3 1 2, तो डी इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मिलान देख लीजिए, सिर का मेहमद है, गले का हंसली है, कमर का कनकती है, पैर का रमजोड़ है। वो गाना भी है ना, रमझोड़ मटक के चालेगी, वो पैर से संबंधित वापस में कहा है। स्त्रियों का आभूषण नेवरी, शरीर के किस भाग पर पहना जाता है, नेवरी पान का आभूषण है, पैर का आभूषण है नेवरी। नेवरी पाँव में पहना जाने वाला आभूषण है, नेवरी पायल की तरह का आभूषण होता है जिसके आंवला के साथ पहना जाता है। पैर में पहने जाने वाला अन्य आभूषण आंवला, कड़ला, तोड़ी, पायल, कड़ा, नूपुर, थेतड़ आदि कहाँ के आभूषण है, तो ये पाँव के आभूषण है। आंवला हो गया, कड़ला हो गया, तोड़ी हो गया, पायल, कड़ा, नूपुर, थेतड़ आदि। नेवर कहाँ पर पहना जाता है, तो पैर में पहना जाता है नेवर। देथड़ आभूषण को पहना जाता है, देथड़ आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, 37 का। 37 में क्या होगा, भी यानी स्त्रियों के पैर में पहना जाता है देथड़। क्वेश्चन नंबर 38, अटपटी, अमरसाई, उदयसाई व शिवसाई क्या है, तो आभूषणों के प्रकार है, भेड़ों की प्रजातियां या फिर खाद्य पदार्थ या पगड़ियों का प्रकार। अटपटी, अमरसाई, उदयसाई, शिवसाई ये क्या है, पगड़ियों के प्रकार है, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या भी देख लीजिए, अटपटी, अमरसाई, उदयसाई और शिवसाई पगड़ियाँ के प्रकार हैं। पगड़ी राजस्थान की पहनने का भिन्न अंग है, जो मेवाड़ की पगड़ी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 39, और आज का अंतिम नहीं है, इससे बाद भी क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है, तो बलेवड़ा कहाँ का है, हाथ का आभूषण है, ये तो नहीं होगा। जेला कहाँ का है, कान का है, जेला कान का है, बलेवड़ा हाथ का, ठीक है। गोखरू कहाँ का है, और सरपेच इसका सही आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ, वर्तमान में अवशिष्ट है, यह मुख्यतः घन चट्टानों से निर्मित है, या ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में विस्तृत है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टान है। तो इसका निर्माण किस युग में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन में। प्री कैम्ब्रियन में इसका निर्माण हुआ था, कौन से काल में, प्री कैम्ब्रियन। तो पहला तो गलत है, वर्तमान में अवशिष्ट है, सही बात है। और ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, ये भी सही है। 2 और 3 सही है, 2 और 4, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2 और 4। अगन है कि नहीं है, ठीक है, 2 और 4 इसका सही आंसर है। आर्किन युग में, प्री कैम्ब्रियन तो में नहीं, आर्किन युग में इसका निर्माण हुआ। ये पूर्व के क्वार्टरजाइट, नीच तथा शिष्ट चेलों से निर्मित है, ठीक है। पूर्व कैम्ब्रियन भी ठीक है, पूर्व कैम्ब्रियन क्वार्टरजाइट, नीच तथा शिष्ट चेलों से निर्मित है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर दिशा में विस्तृत है। यह क्षेत्र पालनपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबी में विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो सबसे उत्तर में कौन सा है, देख रहा है आपको, श्री गंगानगर सबसे उत्तर में है, यह तो याद है ना आपको। और उसके बाद बीकानेर, दूसरा किसका है, बीकानेर। 1 नंबर पर ये गंगानगर है उत्तर में, फिर बीकानेर आएगा 2 नंबर पर, 2 नंबर 3 नंबर पर जोधपुर आएगा, जोधपुर के बाद 4 नंबर पर जालौर आएगा। तो ये देखिए ऑप्शन में
1 4 3 2, यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जालौर। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 4, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? तो स्टेपी कहाँ पर पाई जाती है? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, और बाड़मेर, जालौर, जोधपुर तो और जयपुर, दो साटो। तो स्टेपी जलवायु की पूछे तो अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है BSHW में। और BSHW में कौन से आते हैं स्टेप? तो बाड़मेर, जालौर, जोधपुर किस में आते हैं? BSHW में आते हैं। BSHW में कौन से आते हैं? बाड़मेर, जालौर, जोधपुर। तो सी इसका सही आंसर है। स्टेपी जलवायु पाई जाती है बाड़मेर, जालौर, जोधपुर में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जालौर, बाड़मेर, पाली, नागौर, जोधपुर, सीकर, चूरू जिलों में स्टेपी जलवायु पाई जाती है। इस प्रदेश में शीत ऋतु शुष्क होती है तथा वर्षा भी कम होती है। यहाँ स्टेपी प्रकार की जलवायु वनस्पति पाई जाती है। कांटेदार झाड़ियाँ एवं घास की यहाँ की मुख्य विशेषता है। ठीक है, और वीडियो चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए। और जो भी इसकी बुक या मंगाना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। और प्रोडक्ट में एक बुक दी है वो स्वास्थ्य जी वाली है, उसे आप अभी ऑर्डर कर देना ताकि आपका जलपर्णी में सिलेक्शन हो सके। और वह उन्हीं की बुक से है। राजस्थान के निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इनमें देखिए, रघुनाथगढ़ 1055 है। याद रखना कितनी है? रघुनाथगढ़ 1055 है। 1055 किसकी है? रघुनाथगढ़ सीकर में है। और ठीक है, जरगा की कितनी है? 1431 जरगा है। 1431 कौन सी जरगा है? ठीक है, और लीलागढ़ 872 है। तो सबसे ऊंची जरगा, फिर रघुनाथगढ़, जरगाबाद में रघुनाथगढ़, फिर सज्जनगढ़ और लीलागढ़। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम में, घटता क्रम में। ठीक है, जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़ भी इसका करेक्ट है। देखिए ये व्याख्या देख लीजिए ताकि आपका, अरे हाँ सॉरी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या कि राजस्थान की मुख्य पर्वत श्रेणी अरावली दक्षिण पश्चिम में सिरोही से लेकर उत्तर पूर्व में खेतड़ी तक श्रृंखलाबंद है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। प्रमुख पर्वत श्रेणी की ऊंचाई का अवरोही क्रम इस प्रकार है: जरगा 1431, रघुनाथगढ़ 1055, सज्जनगढ़ 944 कितनी है? 944 है। जबकि लीलागढ़ कितनी है? 874 मीटर है। ठीक है, याद रखना। मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य या सामान्य से 60% ज्यादा वर्षा हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूरू में। ये करंट का क्वेश्चन था, वो अब नहीं पूछा जाएगा, इसे डिलीट मारो। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? कृषि जलवायु प्रदेश आपका कौन सा है? तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश IC है। कौन सा है? IC है। IC का नाम क्या है? अति शुष्क आशिक शीतल क्षेत्र। IC का क्या नाम है? अति शुष्क आशिक शीतल क्षेत्र, IC। ठीक है, राजस्थान को कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश अति शुष्क सिंचाई मैदान IC है। तो जैसलमेर, बीकानेर, चूरू जिलों में विस्तृत है IC। और इस क्षेत्र की वर्षा है वो 100 से 350 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, 10 से 35 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन नहीं सम्मिलित नहीं है? उड़िया का पठार माउंट आबू सही है। बाकर है पूर्वी सिरोही में। ठीक है, भारक या बाकर। लसाड़िया का पठार लसाड़िया का पठार कहाँ पर है? बुराट का पठार कोमलगढ़ और राजसमंद के मध्य है। यह भी सही है। तो कौन सा सलाहकार सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा?
भाकर है सॉरी। उड़िया का पठार कटा माउंट आबू में है, भाकर सिरोही में है, लसाड़िया का पठार राजसमंद जिला रोहदेपुर के राजसमंद और के मध्य कौन सा है? तो ये है लसाड़िया का पठार। घोराट का पठार कोमलगढ़ गोवंदा के मध्य है। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? राजस्थान के 12 जिलों में थार का रेगिस्तान है। ठीक है, याद रखना, नाम देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पष्ट करने वाला भारतीय राज्यों की संख्या 5 है। उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में कौन सा है? हरियाणा है, पूर्व में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश है और दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है। ये पूछे जाते हैं कि इनका दिशा कौन सी है, तो ये 5 राज्य हैं। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है, तो राजस्थान का अक्षांश कौन सा है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। ठीक है, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश 23 डिग्री 3 उत्तरी है। राजस्थान भारत के पश्चिम भाग में 33 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 826 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम का विस्तार 869 किलोमीटर है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, तो सर्वोच्च पठार कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उड़िया का पठार, यानी सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, जो कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। घोराट का पठार कहाँ पर है? गोंदा व कोमलगढ़ के मध्य है। हाड़ौती का पठार हाड़ौती यानी कोटा बूंदी वाला झालावाड़ में है। और मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में, जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला है, मेसा के पठार पर है। और उड़िया पठार की ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 13, अनुप्रस्थ भालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुप्रस्थ भालुका टीले बीकानेर और गंगानगर में अनुप्रस्थ भालुका टीले पाए जाते हैं। एक इम्पोर्टेंट, जोधपुर में सर्वाधिक यानी सभी प्रकार के भालुका स्तूप पाए जाते हैं। जोधपुर में जबकि सर्वाधिक कहाँ पर है? तो जैसलमेर में। ये इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14, इससे पहले व्याख्या देखिए। अनूपरका भालू टीले राजस्थान के बीकानेर गंगानगर जिले में मिलते हैं। रेत के टीले हवा की दिशा के समकोण पर उन्मुख लंबी लंबी लकीरों के रूप में बनती है, जिन्हें अनुप्रस्थ टीबा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 है, जिसमें से 1,070 किससे है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा और किसके है? बची 4,850 जो कि राज्यों से लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है, तो 10.41% है। इम्पोर्टेंट है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान राजस्थान का ही है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 10.41% है। और उत्तर से दक्षिणी लंबाई 826 है और 869 पूर्व से पश्चिम लंबाई राजस्थान की है। क्वेश्चन नंबर 16, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश है। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के 2 भाग जीतकर छत्तीसगढ़ बनाएगा, जिसके बाद राजस्थान की सबसे लंबा यानी सबसे बड़ा राज्य हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? अवरोही क्रम में पूछी है, तो शेर सबसे ऊंची है। शेर के बाद दिलवाड़ा के बाद में जरगा के बाद में अचलगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 3 क्वेश्चन और रहे हैं ज्योग्राफी के, उसके बाद हिस्ट्री के लेंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है। कितनी? शेर की 1597 सम्मिलित करना है। शेर की 1597 मीटर है। और दिलवाड़ा 1442, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380। क्वेश्चन नंबर 18, 2 क्वेश्चन और रहे हैं। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो उत्तर से दक्षिण की 826 है, जबकि 869 पूर्व से पश्चिम है।
और राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? रोहिड़ा है, जिसे 1983 में अपनाया गया था। इसका अंग्रेजी में नाम क्या है, यानी वैज्ञानिक नाम है टेकुमेला अंडुलेटा। इसे राजस्थान का सागवान भी कहते हैं। ये जो बातें बताइए वहाँ पर देख लीजिए, वाँच लीजिए आप आराम से। और खेजड़ी पर का वैज्ञानिक नाम है प्रोसिपिसेनेरिया और 31 अक्टूबर 1983 को बनाया गया। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु पशुधन 2014 में। ठीक है। चिंगारा वन्य जीवों की श्रेणी में 1981 में। ठीक है। गोंडवाना या ब्रस्ट इंडियन राज्य पक्षी है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर और 20, राजस्थान का राज्य प्रोसिपिसेनेरिया जिसे खेजड़ी कहते हैं। टेकोमेला अंडुलेटा भी किसे कहते हैं? रोहिड़े को कहा जाता है। निम्न कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण में भाग नहीं है? तो ये आपको कमेंट में बता देना है, कमेंट में बताना है। और अब देखते हैं राजस्थान हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइए। ये 20 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के। मेवाड़ राज्य के अंत्येष्टि भवन स्थल का क्या नाम है? तो का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेटोर, नहीं महासत्या। इसका सी इस करेक्ट आंसर है। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम महासत्य है। राजस्थान के सर्वप्रथम राजपूत राज्य की स्थापना 567 ईस्वी में गोहिल द्वारा की गई थी। गोहिल ने नागदा को राजधानी बनाया। मेवाड़ के राणाओं ने नागदा को अपनी राजधानी बनाया। मेवाड़ के राणाओं को हिंदुआ सूरज कहा जाता है। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी लकुलिस का मंदिर निर्मित करवाया। एकलिंग जी एवं गोहिल वंश के कुल देवता है। क्वेश्चन नंबर 2, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो इसका सही आंसर है मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने नहीं की थी। जबकि उदयसेन किसका पुत्र था? तो ये मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके बाद रामसेन ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी, जो कि मेवाड़ का मालदेव का ही पुत्र थे। दोनों ने अकबर को सहज आकर अधीनता स्वीकार कर ली थी। अजीत सिंह ने तो कर ली थी, औरंगजेब के समय से था। ये अमरशेर का शासक नहीं था, जो कि राठौड़ वंश था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इनसे पहले व्याख्या दीजिए। राव मालदेव की मृत्यु के बाद राव चंद्रसेन 1562 में मारवाड़ का शासक बना। 1564 में अकबर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना बैच को जोधपुर अधिकार कर लिया। पर राव चंद्रसेन पहला राजपूत शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। राज दरबार छोड़कर आजीवन जंगलों और बरडों में भटकते रहे, मुगलों पर छापा मारते रहे। क्वेश्चन नंबर 3, साहिबदीन नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? साहिबदीन नामक को तो महाराणा जगत सिंह को था। नासिरुद्दीन का संबंध मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह से था। मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह ने साहिबदीन नामक चित्रकार को संरक्षण दिया। साहिबदीन ने रागमाला, महाभारत, रामायण के विषय चित्रों में शामिल किया। क्वेश्चन नंबर 4, 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से राजपूत राज्य से संधि करने वाले अधिकारी था। तो चार्ल्स मेडकॉफ था। डी इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान के लगभग सभी रियासतों ने 1818 तक गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स कार्यालय में अधीनस्थ गठबंधन की ब्रिटिश संधि कर ली। कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाले अधिकारी चार्ल्स मेडकॉफ था। अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर राज्यों ने लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में ही सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 5, मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है। तो मयूरध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ किले को कहा जाता है। इसका निर्माण जोधा ने करवाया था 1559 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा कर लिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा 6 में? तो अकबर की शाही सेना ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में 1564 पर जोधपुर अधिकार कर लिया था 1564 में। और वहाँ का शासक चंद्रसेन था, जो कि वहाँ से भाग कर कहाँ चला गया था? बहादुर चला गया था। क्वेश्चन नंबर 7, राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1488 में अखा तीज के दिन। ठीक है, 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना राठौड़ वंशीय शासक राव बीका ने 1488 में किया। इसकी स्थापना ने नेहरा नामक जाट ने भी राव बीका का सहयोग किया, जिसके कारण इसका नाम बीका और नेर पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 8, किस बीकानेर ने मुगलों सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? 108 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी कल्याणमल ने।
इसका सही आंसर हो जाएगा 108 का। ठीक है। बीकानेर राव कल्याणमल नवंबर 1517 ईस्वी में अपने पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज के साथ नागौर में अकबर के समक्ष उपस्थित हुए और उसने अकबर की निंदा स्वीकार कर ली। उल्लेखनीय है कि राव कल्याणमल बीकानेर के शासक थे जिन्होंने 1542 से 1570 तक चाणक्य खाना के युद्ध में राव कल्याणमल ने रांगाना सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 9, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक था। तो इन लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा? कल्याणमल ही था। क्वेश्चन नंबर 10, बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो राव जेठ सिंह रोचंद में मिलता है। ठीक है। बीकानेर के नरेश राव जेठ सिंह और शहजादा कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन राव जेठ सिंह में मिलते हैं। इसकी रचना बिट्टू सुजाने द्वारा डिंगल भाषा में की गई थी। यह एक ऐतिहासिक रचना है। बीकानेर राव जेठ सिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं के भाई को पराजित किया था 1534 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राव कल्याणमल ने लिया था और इसके पुत्र पिता नाम था, क्या नाम था? कल्याणमल के पिता का नाम लूणकर्ण था, जिसने किसको भेजा था? कल्याणमल को भेजा था। तो अभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेठ सिंह था या फिर कल्याणमल? जेठ सिंह। बीकानेर के शासक राय सिंह का काल क्या था? 1574 से 1612 ईस्वी तक था और इसको सिरोही पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने भेजा था। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल 1574 से 1612 ईस्वी तक था। राव राय सिंह 1517 में महाराणा धीराज की उपाधि धारण करता है। इन्हें बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इन्हें राजपूतानाकरण अब किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। 1517 में अकबर की सेना में जोधपुर अधिकार कर लिया और तत्पश्चात अकबर ने राव राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। वह राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, राव राय सिंह के राजपूताने का कर्ण किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। 1574 ईस्वी में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया? तो 14 का सही आंसर क्या होगा? 14 का सही आंसर हो जाएगा डी, बीकानेर के महाराज राय सिंह को। ये व्याख्या देख लिया इसलिए बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो। किस राजपूत राज्य की मृत्यु बुरहानपुर में हो गई थी? तो राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शमशाबाद नूरपुर की जागीर ने राय की उपाधि दी थी? इसका सही आंसर क्या होगा? राय सिंह। कौन होगा? राय सिंह। राय सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर के राय सिंह को। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, बीकानेर के इतिहास लिखने में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? तो इसका सही आंसर दयालदास ख्यात है। ठीक है, जिसकी रचना दयालदास ने की थी। बीका से लेकर महाराजा सिद्धार्थ सिंह तक का वर्णन करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, बीकानेर शासक कर्ण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर शाहजहां औरंगजेब के समकालीन थे। बीकानेर के शासक कर्ण सिंह मुगल सम्राट शाहजहां औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने साहित्यिक कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? कर्ण सिंह ने की थी। और गंगानंद मैथिली का संबंध किस शासक थे? कर्ण सिंह से। इन्होंने काव्य डाकिनी तथा कर्णभूषण नामक ग्रंथ लिखे, महल का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 119, बीकानेर के नवाब सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? महाराणा की उपाधि दी थी। महाराजा नौ से बीकानेर के राठौर शासक थे। वह 1669 में बीकानेर के राजा बने। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठों का दमन करने के लिए महाराजा अनूप सिंह को भेजा। अनूप सिंह वीरता से औरंगजेब ने मराठों की उपाधि दी थी और महाराजा की उपाधि भी अनूप सिंह को दी थी। क्वेश्चन नंबर 20 और इसके बाद कल्चर के क्वेश्चन है। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने महामराठों की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराजा अनूप सिंह को महाराजा की उपाधि और महामराठों की अनूप सिंह को दी थी। ठीक है, अब कल्चर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जिससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाओ। और जो बुक दी गई है वो शासन जी वाली है, आपको प्रोडक्ट में दिए हैं, वो अभी ऑर्डर कर देना। ठीक है। हेलो नमस्कार दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं 4th ग्रेड की तैयारी तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है।
आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? फोर्थ ग्रेड में आपके राजस्थान जीके लेकर परेशानी है तो कोई घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की क्लास संस्कृति के प्रश्न देखेंगे और हर रोज़ आपको क्लास मिल जाएगी 8 बजे। शाम को भी क्लास आती है, देख लेना, ठीक है। और आज का टॉपिक का नाम है राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण एवं शब्दावली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि आपको इसकी पीडीएफ मिल सके। तो बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन, ओगणिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण पहने जाते हैं, यानी ये कहाँ पर पहने जाते हैं? ओगणिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कानों में पहने जाते हैं। कानों के आभूषण और कौन कौन सी है? अंगोटिया, सुरलिया, झुमका भी कानों में पहना जाता है, कुंडल भी पहना जाता है, पिन, पल्ली और पन्ना भी कान में पहना जाता है, जेला भी कान में पहना जाता है, कर्णफूल कान में पहना जाता है, लटकन कान में पहनी जाती है, बाली कान में, लूंग नाक में पहना जाता है, ठीक है। और ये व्याख्या देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना ताकि आपको याद रहे कि राजस्थान में कानों में पहने जाने वाले आभूषण ओगणिया है, अंगोटिया है, सुरलिया कानों में, झुमका भी कानों से, कुंडल कानों से, कर्णफूल कानों से, झाला कानों से, बाड़ा कानों से, पत्ती कानों में, बारेट कानों में, लटकन भी कानों में, जमेला में, बुलबुला, जेला आदि कहाँ पर पहना जाता है? कानों पर पहना जाता है। जबकि सिर पर कौन कौन से है? तो शीश, यानी सिर पर आ गया शीश में, सुरमंग भी कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर। रखड़ी, बोरला, टिक्का, सांकली गले का भी आभूषण होता है और सिर का भी आभूषण होता है। मेमंद सिर का आभूषण होता है। फीणी भी नाक में पहनी जाती है। फीणी कहाँ पर है? नाक के आभूषण है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, ताड़ना या मोरबंदिया यह निम्न में से किस जनजाति में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गौरासिया में मोरबंदिया और ताड़ना किया जाता है गौरासिया में। जनसंख्या की दृष्टि से ग्रासिया जनजाति का राज्य में तीसरा स्थान है और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो यह सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है, अधिकतर सिरोही में रहती है। और इनके मोहल्ले को क्या कहते हैं? फालिया कहा जाता है। और इस जनजाति में पित्तात्मक एवं एकल प्रथा पाई जाती है। इस जनजाति में ताड़ना, मोर, बंदिया एवं पहराना ब्याह प्रचलित है। ये कहाँ से संबंधित है? ग्रासिया से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? उपछठ कब आती है? भाद्र पक्ष की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को आती है उपछठ, और इसे बलराम छठ भी कहते हैं। बलराम जी की जयंती भी आती है, ठीक है। और गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया कब आती है? ये भी सही है। गुड़ला कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को आता है गुड़ला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड़ला। सही नहीं है, जबकि और तीनों सही है। फूलडोल मास आता है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा की एकम को, ठीक है। और गुड़ला कब बनाया जाता है? तो चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को, ठीक है, याद रखना। और गुड़ला कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसमें केवल महिलाएं नृत्य करती है, ये भी याद रखना, ठीक है। मारवाड़ के जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर आदि जिलों में चैत्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी को और चैत्र शुक्ल तृतीया गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र की कृष्ण पक्ष की अष्टमी मनाया जाता है, ठीक है। गुड़ला का छिद्र किया हुआ मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें दीपक जलाकर रखा जाता है। इस त्यौहार में गांव या शहर की लड़कियां शाम के समय एकत्रित होकर सिर पर गुड़ला लेकर समूह में मोहल्लों में घूमती है। अन्य विकल्प सही सम्मिलित है, जबकि गुड़ला का नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, और राजस्थान सिटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया था 2022 में। ग्रासिया में जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किससे संबंधित है? तो अभी क्वेश्चन आया था मोरबंदिया, तो यह का प्रकार है। और ग्रासिया कहाँ पर पाई जाती है? सिरोही जिले में पाई जाती है। ग्रासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज विवाह के अवसर पर किया जाता है। मोरबंदिया विशेष प्रकार का विवाह है जिसमें हिंदुओं के भांति फेरे लिए जाते हैं, यानी हिंदुओं का संबंध किसमें है? ग्रासिया जनजाति में है। ये जनजाति भील जनजाति से संबंधित है।
एवं स्वयं को चौहान वंश मानते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन सी जनजाति स्वयं को चौहान वंश से मानती है, तो ग्रासिया जनजाति है, ठीक है। और ये शिव दुर्गा भैरव की पूजा करते हैं ग्रासिया जनजाति। और इस लोगों के मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं ग्रासिया। और इनका नृत्य कौन सा है, वालर है, लूर है, कूद है और कई प्रकार के नृत्य हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नहर नृत्य का आयोजन की परंपरा कहाँ प्रचलित है, तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में प्रसिद्ध है शाहजहां के समय से ही, ठीक है, याद रखना। मांडलगढ़ कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं कहता चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नहर नृत्य का आयोजन की परंपरा मांडल कस्बे में प्रचलित है। मांडल कस्बा वर्तमान में भीलवाड़ा जिले का एक महत्वपूर्ण उपखंड मुख्यालय है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये बनास नदी की सहायक कठोरी नदी के किनारे स्थित है, यानी भीलवाड़ा कहाँ पर है, तो बनास नदी के सहायक नदी है कठोरी नदी, उसके समीप है मांडलगढ़, ठीक है। और ये नृत्य प्रतिवर्ष रंगदेर या चैत्र कृष्ण त्रयोदशी के दिन प्रस्तुत किया जाता है, यानी ये कब किया जाता है, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी यानी चैत्र की नहर पक्ष की तृतीय रस को किया जाता है। ये सूर्य प्रदर्शन तथा भक्ति भाव से परिपूर्ण नृत्य है, याद रखना, भक्ति भाव से भी है। क्वेश्चन नंबर 6, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे खोयतू कहते हैं। पुरुष की बात हो रही है, पुरुष जो कमर पर वस्त्र लपेटा करते थे उसे खोयतू कहते हैं। कछाबू ये स्त्रियों का वस्त्र है, कछाबू, ठीक है, याद रखना। जामा एक साड़ी का प्रकार है। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे खोयतू कहते हैं। डेपाड़ आदि प्रवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं। इनके सिर पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया कहलाता है, याद रखना, ये तीनों शब्द याद रखना। तो खोयतू क्या है, पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे खोयतू कहते हैं। डेपाड़ा तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं और सिर पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र पोतिया कहलाता है। बडार क्या है, विवाह पर आयोजित भोजन को बडार कहते हैं, ठीक है, इन सभी को जानती है। मोत्सर का संबंध अंत्येष्टि संस्कार से की क्रिया से यानी मृत्यु हो जाने के बाद किया जाता है। ओसर या मोत्सर कह सकते हैं, ओसर का संबंध किससे, अंत्येष्टि के समय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ है, तो कौन सी है, रामदेव जी की फड़ पर डाक तार विभाग द्वारा जारी फड़ है, तो रामदेव जी की फड़ है। भारतीय डाक द्वारा जारी फड़ रामदेव जी की फड़ है, किसके द्वारा, रामदेव जी की फड़ किसके द्वारा जारी की गई थी, भारतीय डाक तार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, रमजोड़ आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ के शरीर के किस भाग से संबंधित है, रमजोड़ कहाँ पर पहना जाता है, तो पैरों में पहना जाता है, ठीक है, याद रखना, रमजोड़ का संबंध पैरों से है। देखिए, रमजोड़ आभूषण मध्यकालीन मारवाड़ में पैर में पहने जाने से संबंधित है। रमजोड़ ये महिलाओं द्वारा पहना जाता है। और अन्य आभूषण कौन से है, बिछुआ कहाँ पर पहना जाता है, पैरों में, छड़ भी पैरों में, पाजेब आपको बताइए, ये याद मत करना, ये आपको आ जाता है। ठड्डा भी हाथों में भी पहना जाता है और पैरों में पहना जाता है। लंगर भी याद रखना पैरों में है। नुपुर पैरों में पहना जाता है। लच्छा भी पैरों में। झांझर, नेवरी, कड़ा, ये सब कहाँ पहने जाते हैं, तो यह पैर में पहने जाने वाला आभूषण है, इनसे बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। टोंटी आभूषण के किस हिस्से में पहना जाता है, तो टोंटी कहाँ पहना जाता है, कान में, टोंटी कान में पहना जाता है, याद रखना, टोंटी कान में। टोंटी आभूषण कान में पहना जाने वाला एक आभूषण है। महिला दो कान में पहनने वाले आभूषण कौन, जमेला है, कान में। झुमका लगा तो कान से, चेला भी कान से, बाड़ी कान में, कर्णफूल कान में, सुरलिया कोई सुने, यानी कोई सुनता किससे है, कान से सुनता है, याद रखना, सुरलिया। पीपल पत्ता कान से, अंगूठा कोकणिया, कोकरू, चित्ता, पाटी, सूड़िया, रंग पत्ता कान में पहना जाता है। बिछीटली, गुड़दो, छेलकड़ी पुरुषों द्वारा मुर्की कान में पहना जाने वाला है। ओगणिया पुरुषों द्वारा, जेला पुरुषों द्वारा और लौंग पुरुषों द्वारा, ठीक है, याद रखना, यह सभी क्या आभूषण है, पुरुषों के आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है। कान पर, तो कान में अभी बताया था, कान में कौन सा पहना जाता है, टोंटी पहना जाता है। और उसकी आंखें देख ली है। रमजोड़ कहाँ पर पहना जाता है, टीका माथे पर या फिर सिर का आभूषण है टीका। ठीक है। बुल्ली कहाँ का है, बुल्ली नाक का है। ठीक है, याद रखना नाक का। और रमजोड़ कहाँ का है, कमेंट में बताओ। और ये पशुधन सहायक भर्ती 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12, कोकरू आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। कोकरू, तो कोकरू पहना जाता है कान में। भी आया था कोकरू कहाँ पर पहना जाता है, कान में। तो ये सभी कान के आभूषण थे, हमने पढ़ रहे थे। पिप्पल पन्ना कहाँ का है, तो ये कान का ऑप्शन है। ये ऑप्शन काट दो, सिर का तो नहीं है पिप्पल पन्ना, या फिर देखा था। गले का भी नहीं है, ये ऑप्शन ही कट गया, सीधा बच गया कान का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देख लीजिए। ओगणिया कहाँ पहना जाता है, तभी क्वेश्चन देखा था, कान में पहना जाता है ओगणिया। मुर्किया पुरुषों द्वारा पहनाया जाने वाला है, तो कहाँ पर पहना जाता है, कानों में। मुर्किया पुरुषों का आभूषण है, किसका है, पुरुषों का, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15 हो गए। ठीक है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण निम्न में से कौन सा है, तो पुरुषों द्वारा कौन सा पहना जाता है, अभी तो बताया था। मुर्किया कानों में पहना जाता है। बोरला महिलाओं का सिर का आभूषण है। टड्डा पैर का था, पैर का है टड्डा। बोरला सिर का है, याद रखना है। और बगड़ी भी सिर का आभूषण है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, जेला जमेला पिपल पन्ना अगोटे किस अंग के आभूषण है, तो जेला जमेला पिपल पन्ना अगोटे दिए कान के आभूषण है, जिनकी व्याख्या हमने देख ली है। क्वेश्चन देख लो कितने रिपोर्ट हो रहे हैं, एक क्वेश्चन सही। चंपाकली महिलाओं के शरीर के किस भाग को पहना जाता है, तो चंपाकली कहाँ पर पहना जाता है, तो ये भी कानों में पहना जाता है। चंपाकली कहाँ पर पहना, नहीं सॉरी चंपाकली गले में है। ओ सॉरी, चंपाकली गले का आभूषण है। ठीक है, याद रखना, गले का है। चंपाकली गले का आभूषण है, याद रखना। सेकंड शॉट ले लेना। चंपा अब है गले के आभूषण देख लेना। चंपाकली गले में पहने जाने वाला आभूषण है, याद रखना, गले का है। गले में अन्य आभूषण कौन सा, चंद्रहार से संबंधित लगभग नाम आ जाए तो आपको 99% कौन से होते हैं, हार का नाम आए तो गले का आभूषण करना है। 1 से 2% के है जो अन्य हैं। मादलिया गले का है। पोत भी गले का है। सरी गले का है। सरी कहाँ का है, गले का। कंठमाला माला संबंधित से गले का कर देना। आंद्रो गले का है, कंठ से संबंधित आ गया। हांकर, हांकर याद रखना है। हाँ कर किससे कर, गले से करते हैं, हाँ कर ऐसे। झालरों भी गले का आभूषण है। मटरमाला किसकी है, गले का है। कुंगाली किसका है, हमेल किसका है, हमेल गले का है। कंठश्री किसका है, गले का है। गलपट्टिया कहाँ का है, गले का है। तिमड़िया कहाँ का है, गले का है। मंगलसूत्र गले का है। निम्बोली खाएंगे, निम्बोरी नीम की जो निम्बोली होती है वो किससे खाते हैं, कटो से ही खाते हैं इस निम्बोली को। बजटी पर था, कंठाचे की फूल, ये सब कहाँ के, गले के आभूषण, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है, तो खुंगाली का पूछा है। खुंगाली अभी आया था। खुंगाली कहाँ कर है, गले का आभूषण है। गाड़ी किससे देखेंगे, गाड़ी शब्द में याद रखना। गाड़ी कहाँ पर है, गले का आभूषण है। ठीक है। अमेल कहाँ का है, गले का आभूषण है। अमेल कहाँ पर है, गले का आभूषण है। ये सभी गले के हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 21, मादलिया कहाँ पर पहना जाता है, गले में पहना जाता है। हम व्याख्या देख लिया है। हाँ ठीक है, याद रखना। पोत हांकर सरी आभूषण कहाँ के पहने जाते हैं, पोत हो गया, आंकर, सरी। अभी करे मैंने कहा था हाँ कर से कैसे करेगा, गले से करेगा। हाँ बोले हाँ कर, तो गले से है। सरी कहाँ पर है, गले का है। जबकि सुलिया कहाँ का है, कान का है। सरी गले का है। क्वेश्चन नंबर 23, ये देखिए RPSC OA 2018 में पूछा गया था। कनिष्ठ अभियंता डिग्रीधारी में पूछा गया था। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में पूछा गया। देखिए कितनी बार रिपीट हो गया एक ही क्वेश्चन, मैं कहता हूँ रिपीट होते हैं। और निम्न में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा गले में पहना जाने वाला आभूषण है, तो कौन सा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा, गले का। मादलिया कहाँ का है, गले का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C,
उंगलियां कहाँ का? हाँ दलिया इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, गले का आभूषण पूछा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है ये पूछा है। ओगुड़िया नहीं है, तो ये ओगुड़िया कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है, तो ओगुड़िया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि नहीं नहीं का आपको ध्यान रखना है, जब भी पेपर हो तो आपको नहीं पर ऐसे गोला कर दीजिए ताकि आपको याद रहे। मैंने भी गलत कर दिया। मैंने यहाँ तक बात था कि स्त्रियों द्वारा गले में, तो गले में तो मातलिया पहना जाता है और तेवटा भी पहना जाता है, आड़ भी पहना जाता है, लेकिन मैंने मादलिया पर ध्यान गया, मैं मादलिया कर दिया। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ओगनिया पुरुषों द्वारा कान में पहना जाने वाला आभूषण है। आड़ व मादलिया गले में पहने जाने वाला आभूषण है, गले में। आड़ मादलिया गले में, ठीक है। और निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तुलसी पर सरी तो पहना जाता है, सरी। रखड़ी सिर का आभूषण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रखड़ी। तिमड़िया गले का आभूषण है और तुलसी भी गले का आभूषण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? रखड़ी सिर का आभूषण है। रखड़ी एक अर्धा वर्ताकार जो सिर पर धारण की जाती है, जबकि तुलसी तिमड़िया सरी आभूषण गले के हैं। अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? गले में नहीं, मादलिया पहना जाता है, ठीक है। कांठल भी पहना जाता है, तिमड़िया गले का है, जबकि आंवला कहाँ का है? आभूषण पैर में पहना जाता है। आंवला कहाँ पर पहना जाता है? पैर का आभूषण। आंवला कहाँ का है? पैर का। आंवला पैर से, ठीक है, याद रखना, पैर में पहना जाता है आंवला। अब पैर के आभूषण देख लीजिए। अब आंवला आभूषण पैर में पहना जाता है, जबकि अन्य आभूषण तिमड़िया, कांटल, मांदलिया गले में पहने जाने वाले आभूषण हैं, ठीक है। ये राजस्थान की संस्कृति में महिलाओं द्वारा सौंदर्य हेतु प्रयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण आभूषणों में से एक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, नेगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? नौगरी, तो ये कहाँ पर पहना जाता है? नौगेरी। ये शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? नौगरी आभूषण, ये हाथ में पहना जाता है। नौगरी आभूषण हाथ में, ठीक है। अब हाथ के आभूषण देख लीजिए। नौगरी एक प्रसिद्ध, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि राजस्थानी पारंपरिक आभूषण है, सभी को पता है। जिस हाथों में कलाई में ब्रेसलेट की तरह पहना जाता है, जिसे ब्रेसलेट की तरह ही नौगरी पहना जाता है। यह चूड़ियों के मध्य पहना जाता है। कलाई हाथ के अन्य आभूषणों में कंकन है, पोखरू है, कड़ा है, नौगरी है, आंवला है, चांट है, गजरा है, चूड़ी है, बल्ला है, बाजू टड्डा है, अणत है, पूणच है, छेलकड़ा है, केरू, खांच तथा पुरुषों द्वारा कड़ा, मुरल, डाला, ताती, माटी, क्या है? ये कलाई के आभूषण है, ठीक है, याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये रट लिए तो आपके तो मज़ा मज़ा ही मज़े हैं। इनसे बाहर जाता क्वेश्चन नहीं और आपका सही हो जाएगा। टड्डा आभूषण पहना जाता है। टड्डा कहाँ पर पहना जाता है? तो टड्डा बाजू पर भी पहना जाता है, तो ये इसका करेक्ट है। और टड्डा पैर में भी पहना जाता है, तो पैर ऑप्शन नहीं है, तो बाजू कर देना, ठीक है। बल्ला कहाँ पर पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है, यानी बल्ला से याद रखना, पर क्रिकेट वाला बल्ला, बल्ला हाथ से खेलते हैं, तो उसी प्रकार बल्ला हाथों में पहना जाता है। कंदोरा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कैसे कंदोरा, कैसे कमर पर पहना जाने वाला आभूषण कमर, कंदोरा, ठीक है, याद रखना। राजस्थान में कंदोरा आभूषण महिलाओं द्वारा कमर में पहने जाने वाला आभूषण है। यह चांदी की झंझरों की एक श्रृंखला कमर में धारण की जाती है, प्राय कंदोरा या करदनी के नाम से जाना जाता है। जबकि पुरुषों भी सोने या चांदी के बेल्ट पहनते। कमर में पहने जाने वाले आभूषण तागड़ी है, कणकली है, सटका है, मूखला है, ठीक है, याद रखना। तगड़ी शरीर की किस भाग में पहना जाता है? तो कमर में पहना जाता है तगड़ी, याद रखना, ठीक है, कम है। और दामना आभूषण है। दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दामना। दामना कहाँ पर पहना जाता है? तो सभी को पता है, उंगलियों में पहना जाता है। उंगलियों के आभूषण कौन कौन से हैं? छल्ला है, कड़ा है, भिंटी है, अंगूठी है, दांपे है, अथवान आरसी, क्या है? ये सभी अंगुलियों के आभूषण है। दामना, दामना कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली में पहना जाता है, करेक्ट आंसर है। और दामनी एक ओढ़नी का प्रकार भी है, ये मिलान करना है। बोरला कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है, ठीक है, याद रखना। लटकन, नाक में लटकन, जंजीर
कमर में और तौड़िया कहाँ पर, पैर में पहना जाता है। तो इसका ये 2 3 4 और 1 ऐसा आएगा। तो 2 3 4 1 इसी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और हम मिलान देख लीजिए। तो डी का क्या आंसर, बोरला सिर पर ठीक है, लटकन नाक में सही है, जंजीर कमर में है, तौड़िया पैर में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। मिलान करना है। सिर का आभूषण कौन सा है? तो इसमें देखिए असली कहाँ का है, गले का है। तो बी में इतनी पहले आपको जो आता है वो मिला दो, फिर ऑप्शन कट जाते हैं 100%। तो गले का आपको पता है, असली गले का आभूषण है, ठीक है। पैर का कौन सा है, मेहमद कहाँ का है, सिर का आभूषण है, ये भी मिला दो, ठीक है। कमर का कौन सा है, कनकावती है या फिर रमजोड़ पैरों से है का है, कनकावती कमर का है। कैसे कमर, कैसे कनकावती। तो मिलान क्या होगा, 3 4 1 2, 3 4 1 3 4 1 2। पहला में मेहमद सिर का 4 है, अच्छा सॉरी 4 3 1 2। तो डी इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मिलान देख लीजिए। सिर का मेहमद है, गाड़े का हंसली है, कमर का कनकती है, पैर का रमजोड़ है। वो गाना भी है ना, रमझोड़ पटक के चालेगी, वो पैर से संबंधित आभूषण का है। स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग पर पहना जाता है? नेवरी पान का आभूषण है, पैर का आभूषण है नेवरी। नेवरी पाँव में पहना जाने वाला आभूषण है। नेवरी पायल की तरह का आभूषण होता है जिसके आंवला के साथ पहना जाता है। पैर में पहने जाने वाला अन्य आभूषण आंवला, कड़ला, तोड़ी, पायल, कड़ा, नूपुर, थेथड़ आदि कहाँ के आभूषण है? तो ये पाँव के आभूषण है। आंवला हो गया, कड़ला हो गया, तोड़ी हो गया, पायल, कड़ा, नूपुर, थेथड़ आदि। नेवर कहाँ पर पहना जाता है? तो पैर में पहना जाता है नेवर। देथड़ आभूषण को पहना जाता है। देथड़ आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? 37 का। 37 में क्या होगा? बी यानी स्त्रियों के पैर में पहना जाता है देथड़। क्वेश्चन नंबर 38। अटपटी, अमरसाई, उदयसाई व शिवसाई क्या है? तो आभूषणों के प्रकार है, भेड़ों की प्रजातियां या फिर खाद्य पदार्थ या पगड़ियों का प्रकार। अटपटी, अमरसाई, उदयसाई, शिवसाई ये क्या है? पगड़ियों के प्रकार है, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या भी देख लीजिए। अटपटी, अमरसाई, उदयसाई और शिवसाई पगड़ियाँ के प्रकार हैं। पगड़ी राजस्थान की पहनने का भिन्न अंग है, जो मेवाड़ की पगड़ी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 39 और आज का अंतिम नहीं है, इससे बाद भी क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निम्न में से पगड़ी का आभूषण कौन सा है? तो बलेवड़ा कहाँ का है? हाथ का आभूषण है, ये तो नहीं होगा। जेला कहाँ का है? कान का है। जेला कान का है, बलेवड़ा हाथ का, ठीक है। गोखरू कहाँ का है? और सरपेच इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 39 का सी इज करेक्ट आंसर। हेलो नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी की, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज के हम वीडियो में राजस्थान के प्रमुख राजवंश, उनकी कर व्यवस्था, उनके प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपके एग्ज़ाम 4th ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनसे 3 से 4 क्वेश्चन तक आते हैं और हम देखिए इन्हीं प्रश्नों से आपके मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाओ। और आप 4th ग्रेड के लिए जो बुक दी गई है प्रोडक्ट में, वो आप ऑर्डर कर दो ताकि आपका सिलेक्शन 100% हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, इजलास खास का गठन किया था। तो किसने किया था इजलास खां का गठन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा सजन सिंह ने। महाराणा सजन सिंह ने इजलास खास का गठन किया था। और महाराणा सजन सिंह कहाँ के शासक थे? तो उदयपुर के महाराणा थे। इजलास खास का गठन उदयपुर के महाराणा सजन सिंह द्वारा किया गया। इजलास खास में न्यायिक, दीवानी एवं फौजदारी कार्य किए जाते थे। अपील की सर्वोच्च अदालत इजलास खास थी। 1880 में इजलास खास के स्थान पर महदराज सभा की स्थापना की गई थी। यानी 1880 में इजलास खास का नाम बदल कर क्या कर दिया था? महदराज सभा कर दिया गया था 1880 में। महदराज सभा के 2 विभाग बनाए गए, इजलास कामिल और इजलास मामूली।
ये दो भाग थे इसके महाद्रद सभा के। और 1880 में इजलास खास का नाम परिवर्तन कर दिया, उसके स्थान पर दूसरी संस्था बना दी और सदन सिंह ने बनाई। क्वेश्चन नंबर 92, बीकानेर का प्रथम राजा कौन था जिसने अकबर की दीनता स्वीकार की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याणमल। और भाई ये भी पूछ ले कि शेर शाह सूरी की दीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का शासक कौन था? तो वो भी कल्याण सिंह था, क्योंकि कल्याण सिंह के पिताजी का नाम क्या था? जैतर सिंह। जैतर सिंह की हत्या राव मालदेव ने कर दी थी और उसके विरुद्ध में शेर शाह से कल्याणमल ने समझौता कर लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? कल्याणमल। कल्याणमल बीकानेर का पहला राजा था जिसने 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर उसकी दीनता स्वीकार की। उल्लेखनीय है कि राव बीकानेर के संस्थापक थे। बीकानेर के संस्थापक कौन थे? राव बीका थे। ठीक है, जबकि लूणकरण बीकानेर के तीसरे राव थे जिनके शासनकाल 1505 से 1526 था। यानी लूणकरण के बाद जैत्र सिंह बना, जैत्र सिंह के बाद में कल्याण सिंह और कल्याण सिंह के बाद राय सिंह शासक बने थे। आपको हाल ही के वृक्षों में देखें तो क्रम वाइज ज़्यादा पूछता है, यानी शासकों का क्रम जैसा ही है। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है, ये सभी को ही पता है कि 50 सेंटीमीटर रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है, अरावली के समांतर चलती है और ये 50 प्रतिशत समवर्षा रेखा है। जबकि ये भी आ जाता है कि मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली कौन सी समवर्षा रेखा है? तो वह है 25। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50। और अरावली पहाड़ी दुनिया की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। अन्य पर्वत तुलनात्मक रूप से नई है। एक निश्चित अंतराल पर समान वर्षा वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आइसोहाइट कहलाती है। आइसोहाइट याद रखना कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट कहते हैं। आप तो समवर्षा याद ही कर लिया, लेकिन इंग्लिश में नाम आ जाएगा तो आपकी कंफ्यूज हो जाएगी, इसलिए याद रखना आइसोहाइट। आइसोहाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? हीरालाल शास्त्री पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। दूसरे मनोनीत CV वेंकटरमण, तीसरे टीकाराम पालीवाल। कौन थे? टीकाराम जयेंद्र व्यास, तीसरे जयेंद्र व्यास। जबकि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल और दूसरे जयेंद्र व्यास। ठीक है, तो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री थे और ये राजस्थान के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। इनका कार्यकाल 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक रहा था। 7 अप्रैल 1949 से 5 अप्रैल जनवरी 1951 तक रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण उत्सर्जन की सर्वाधिक दर कहाँ पर है? तो इसका सही वाष्पीकरण की सर्वाधिक दर जैसलमेर में है। 95 का क्या आंसर हो जाएगा? डी। तो राजस्थान में संभाव्य वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक मात्रा है वो जैसलमेर जिले में है। जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान का शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की उच्च क्षमता है। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उपाद्र मानसून जलवायु। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला भी जिला जैसलमेर है, जबकि वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू है। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा कौन सा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नहीं किया जाता, कच्ची घोड़ी पुरुषों द्वारा किया जाता है और काठ की नकली घोड़ी होती है। आप घोड़ी के नाम पर असली घोड़ी नहीं होती, जबकि काठ की घोड़ी होती है। जंग नृत्य कहाँ पर किया जाता है? गेर नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये ऑप्शन काट दिया जाता है। गेर मेवाड़ क्षेत्र इधर किया जाता है। होली के दूसरे दिन किया जाता है गेर, होली के दिनों में या होली के दूसरे दिन किया जाता है गेर नृत्य। जंग डफ कच्ची घोड़ी है राजस्थान के शेखावाटी में किया जाता है। चरी नृत्य है वो
महिलाएं करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, चरी नृत्य। और चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है, फलकूबाई है, जो कि अजमेर की रहने वाली है। गुर्जर जाति का नृत्य है चरी नृत्य। और इसकी व्याख्या देख लीजिए। चरी नृत्य राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। प्रसिद्ध नृत्य किशनगढ़ यानी अजमेर के गुर्जर समुदाय का है और इस नृत्य की केवल महिलाएं प्रदर्शन करती हैं। फलकूबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना, जबकि गेर नृत्य, चंग नृत्य व कच्ची घोड़ी नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला पारंपरिक नृत्य है। याद रखना, ठीक है। तो फलकूबाई का संबंध किससे है, चरी नृत्य से है और ये गुर्जर समाज की है, किशनगढ़ से प्रसिद्ध है, ठीक है। चुप जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है। तो पंचतंत्र में किसके सर्वाधिक है, तो मारवाड़ जानी जाती है, क्योंकि पंचतंत्र शैली मारवाड़ शैली के नाम से भी जानी जाती है। पंचतंत्र, ठीक है, मारवाड़ इसका सही आंसर क्या होगा। पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है मारवाड़। पंचतंत्र शैली की चित्रकला की मारवाड़ शैली के नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र का शाब्दिक अर्थ 5 संधियां हैं। यह वसुदांत कथाओं का एक प्राचीन संग्रह है जो दर्शाता है कि जानवरों में भी मानवीय गुण व दोष होते हैं। मारवाड़ चित्रशैली में सर्वाधिक आम के वृक्षों का चित्रांकन है। यह भी पूछ लिया जाता है कि आम के वृक्षों का सर्वाधिक चित्रण किस शैली में है, तो मारवाड़ शैली में है। मुगल काल से प्रभावित मारवाड़ चित्रशैली जोधपुर चित्रशैली के नाम से जानी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 98 हेला ख्याल से संबंधित है। हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के क्षेत्रों में किया जाता है, तो ये कहाँ पर किया जाता है, दौसा और सवाईमाधोपुर में किया जाता है हेला ख्याल, ठीक है। हेला ख्याल दौसा, सवाईमाधोपुर, टोंक भी आ जाए तो टोंक भी कर देना, टोंक में भी हेला ख्याल किया जाता है, ठीक है। इसके कलाकार के नाम बताइए। और ये हेला ख्याल दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर में प्रचलित है, टोंक भी कर लेना। हेला ख्याल के प्रवर्तक कौन है, शायर हेला, इनके नाम पर ही है शायर हेला। हेला ख्याल के कौन है, शायर हेला। और इसके प्रमुख कलाकार शायर का हेला ख्याल है, ठीक है, और प्रवर्तक भी शायर हेला है। हेला ख्याल में दी जाने वाली लंबी टेर को हेला देना कहते हैं, और ठीक है। लाल सोट दौसा की प्रसिद्ध है, ठीक है। किस राज्य के शासक को राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था, तो राजस्थान संघ का नाम कौन सा था, तो कोटा के भीम सिंह को बनाया गया था। कोटा में कौन था, भीम सिंह, कोटा में कौन था, भीम सिंह था ना। तो कोटा के राजा को राज प्रमुख बनाया गया था। और 1825 यानी 25 मार्च 1948 को 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ बना था। इसमें 9 रियासतें और एक ठिकाना था। तो 9 रियासतें कौन सी थी, तो कोटा थी, झालावाड़ थी, बूंदी रियासत थी, ठीक है। 3 तो ये रियासत होगी, शाहपुरा थी, ठीक। 4 प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, 4 3 7, और एक किशनगढ़ 8, और एक और थी प्रतापगढ़, बूंदी, बांसवाड़ा, एक रियासत और थी, मैं नाम भूल गया, शाहपुरा। ये 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था कुशलगढ़ ठिकाना, ठीक है। तो राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 ईस्वी को बांसवाड़ा का प्रतापगढ़, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा एवं झालावाड़ को मिलाकर बनाया गया था और राजस्थान संघ किया गया था। कोटा के भीम सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया एवं बूंदी के महाराजा बहादुर सिंह को उपराज प्रमुख और डूंगरपुर के राजा लक्ष्मण सिंह हैं को इसका कनिष्ठ या वरिष्ठ कनिष्ठ उपराज प्रमुख बनाया गया था, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 100 1930 के दशक में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय किसको दिया जाता है, तो युगल किशोर चतुर्वेदी को दिया जाता है। इसे जवाहरलाल नेहरू कहते हैं राजस्थान का। इसका संबंध भरतपुर से है और 1930 में भरतपुर में राजनीतिक जागृति का श्रेय भी जुगल किशोर चतुर्वेदी को जाता है, ठीक है। जुगल किशोर चतुर्वेदी का जन्म 4 नवंबर 1904 को सोंख ग्राम मथुरा में हुआ।
1930 में जब प्रजामंडल की मान्यता के लिए बर्तमान में सत्याग्रह चढ़ा तो उन्हें नौकरी से त्याग कर दे दिया और सहकारी राजनीति की शुरुआत की। और जनता से फिर इनको दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहकर बुलाती है। ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान का दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहते हैं, तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को कहते हैं, युगल किशोर चतुर्वेदी को। ठीक है। राठौड़ वंश का इतिहास, मारवाड़ मेवाड़ देखेंगे। ठीक है। तो मेवाड़ राज्य घराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है, अंत्येष्टि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गेट नहीं, मेवाड़ अंत्येष्टि का नाम महासत्या नहीं, महासती का टीला। तो महासती है यहाँ पे। ठीक है, महासत्य है। गेटोर कहाँ का है, जयपुर का है, जयपुर। और पहली किसकी है, ईश्वरी सिंह की है गेटोर में। बड़ा बाग कहाँ पर है, कागा की कहाँ पर है, बड़ा बाग जैसलमेर में है, जैसलमेर में। ठीक है। और काका की छतरी कहाँ पर है, ये काका शायद या जोधपुर है या बीकानेर है, लेकिन नहीं, काका की जोधपुर में ही है। काका के अंत्येष्टि का नाम जोध, याद रखना, मेरे थोड़ी सी ध्यान कर लेना यार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, मेवाड़ राज्य घराने के दृष्टि महासत्य है। राजस्थान के पर्वत राजपूत राज्य की स्थापना 566 ईस्वी में गोहिल द्वारा की गई। गोहिल ने नागदा को राजधानी बनाया। मेवाड़ के राणाओं ने नागदा को राजधानी बनाया था। ठीक है। मेवाड़ के राणाओं को हिंदुओं का सूरज कहते हैं। अपाराव ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी या लकुलिश जी का मंदिर बनाया। एकलिंग जी गोहिल वंश के कुल देवता भी हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, मारवाड़ के किस शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, मारवाड़ के किसने, तो उदय सिंह ने की थी। और अकबर ने इसे मोटा राजा, उदय सिंह की मोटा राजा की उपाधि थी, मोटा राजा की उपाधि किसे दी थी, उदय सिंह को। और ये मारवाड़ का शासक था पहला जिसने अधीनता स्वीकार की थी। अमर सिंह ने भी की थी, अजीत सिंह ने भी की थी, और सभी की थी, लेकिन राव चंद्रसेन ने नहीं की थी। और ये मुगल दरबार में गया था, पर उसे वहाँ पर इतनी इज्जत नहीं मिली, और जिसके कारण ये वापस आ गया था। ठीक है। और इसे राव मालदेव के बाद शासक बना था। ठीक है। राव मालदेव की मृत्यु के बाद राव चंद्रसेन 1562 ईस्वी में मारवाड़ का शासक बना। 1564 ईस्वी में अकबर हुसैन कुली खान के नेतृत्व में सेना भेजकर जोधपुर अधिकार कर लिया। किसके नेतृत्व में, अकबर ने, अकबर हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। 1564 में अकबर ने उसको हुसैन कुली खां के नेतृत्व में। और राव चंद्रसेन पहला राजपूत शासक जिसने मुल्क की अधीनता स्वीकार नहीं की। राजभर दरबार छोड़कर आजीवन जंगलों और पहाड़ों में भटकते रहे, मुगलों पर घाव मारते रहे। ठीक है। अब आप अकबर महाराणा प्रताप करेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप क्यों नहीं करा, क्योंकि महाराणा प्रताप 1572 में शासक बना था, जबकि 1562 में ही शासक बन गया था। इसके कारण पहला कुछ लिया तो चंद्रसेन ने ही करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103, साहिबदीन नामक चित्रकार मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था, तो साहिबदीन, तो ये महाराणा अमर सिंह क्या था, नहीं, महाराणा जगत सिंह के टाइम में था साहिबदीन। ठीक है। साहिबदीन किसके समय था, महाराणा जगत सिंह के शासन में टाइम था। महाराणा जगत सिंह के टाइम में साहिबदीन नामक चित्रकार रहता था। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने साहिबदीन नामक चित्रकार को संरक्षण दिया। साहिबदीन ने कौन से चित्र बनाए थे, रागमाला का चित्र बनाया। महाभारत और रामायण की विषय वस्तुओं को अपने चित्रों में शामिल किया था। किसने, जगत सिंह के टाइम में साहिबदीन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। और ये कहाँ का प्रशासक था, ये पंजाब का प्रशासक। पंजाब से इसे राजस्थान के राजपूत राज्यों से संधि करने के लिए डाला गया था 1818 में। और कौन सी संधि थी, सहायक संधि की थी। कौन सी, सहायक संधि। और वेलेजली को सहायक संधि का संस्थापक माना जाता है। सबसे पहले किस रियासत ने की थी, तो सबसे पहले रियासत कौन सी थी, भरतपुर रियासत थी क्या करौली रियासत थी, तो सबसे पहले भरतपुर रियासत ने की, उसके बाद तो कोटा वाले ने पूर्ण रूप से की थी। ठीक है। सॉरी दोस्तों, विलेजली तो वो सहायक संधि थी, आर्थिक भारतीय की नीति स्रोत की थी, यह सहायक संधि है।
यानी राजस्थान की लगभग सभी रियासतों ने 1818 तक गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स के कार्यकाल में अधीनस्थ गठबंधन की ब्रिटिश संधि कर ली। कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों में संधि करने वाले अधिकारी मेटकॉप था। अलवर, भरतपुर एवं धौलपुर राज्यों ने लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यालय में ही सहायक संधि कर ली थी। वेलेस्ली सहायक संधि वेलेस्ली है, जबकि आर्थिक अधीनस्थ संधि कह सकते हैं 1818 में हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105 यहाँ पर पूछा गया कि किस किले को मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो है मेहरानगढ़ को मयूरध्वजगढ़ भी कहते हैं। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में है। उसका निर्माण किसने करवाया था? तो कमेंट में बता देना। ठीक है। लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में है। भरतपुर में है। ठीक है। और रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। ठीक है। तो तारागढ़ अजमेर में भी है और बूंदी में भी है। ठीक है। मेहरानगढ़ किला को मयूरध्वजगढ़ भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर के गहने के रूप में प्रसिद्ध है। इस किले को 1459 में राव जोधा द्वारा जोधपुर में बनवाया गया था। ये कब बना है? 1459 में राव जोधा के द्वारा जोधपुर में बनाया गया था मेहरानगढ़। और जोधपुर की स्थापना भी राव जोधा के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पर कब्जा कर लिया था। और 1564 में किसके समय पर? चंद्रसेन के समय पर। ठीक है। और चंद्रसेन यहाँ से चला गया था। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 में आएंगे ना। राव बीकानेर किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? तो बीकानेर की स्थापना 1488 में की थी। ठीक है। आखातीज के देखते हैं। आखातीज कब आती है? वैशाख पक्ष की शुक्ल पक्ष का तृतीया को आखातीज आती है। और बीकानेर में पतंग महोत्सव होता है आखातीज के समय। बीकानेर की स्थापना राठौड़ वंशीय शासक राव साहब बीका ने 1488 में किया। इसकी स्थापना में नेहरा नामक जाट ने भी राव बीका का सहयोग किया था, जिसके कारण इस नगर का नाम बीकानेर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 108 किस बीकानेर ने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की? और लूणकरण ये पहले ही मर चुका था, इस कारण यह नहीं करेगा। राव बीका यहाँ पर। ठीक है। बीका तो ने बीकानेर की स्थापना की थी 1488 में। और उस समय वो अकबर था ही नहीं। राय सिंह ने भी की थी और कल्याणमल ने तो राव कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की, जिसके बाद उसके वंशज तो स्वयं ही अधीन हो गए। ठीक है। और ये कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिप्लोमा धारक 2020 में पूछा गया था। तो देखिए व्याख्या देख लीजिए। बीकानेर के राव कल्याणमल नवंबर 1570 ईस्वी में अपने पुत्र राय सिंह प्रत्युषात के साथ नागौर में अकबर के दरबार में समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, जिन्होंने 1542 से 74 तक शासन किया। खाना के युद्ध में राव कल्याणमल ने राणा सांगा की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। लेकिन बाद में उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बीकानेर के राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कल्याणमल था, जिसकी व्याख्या हमने देख ली है। क्वेश्चन नंबर 110 बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर नरेश के मध्य युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो राव जेतसिंह छंद में मिलता है। और बाबर के पुत्र कामरान ने जूनागढ़ बटनेर का अधिकार कर लिया था, लेकिन बाद में पुनः जेतसिंह ने उसे हरा दिया था और वहां पर पुनः बटनेर पर अधिकार कर लेता है राव जेतसिंह ने। और जेतसिंह 1541 ईस्वी में मारा जाता है मालदेव के साथ युद्ध करते हुए। ठीक है, याद रखना। और जेतसिंह के लड़के का नाम था कल्याणमल। ठीक है। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। बीकानेर राव जेतसिंह और शहजादा कामरान के मध्य युद्ध का वर्णन राव जेतसिंह छंद में मिलता है। और इसकी रचना बिट्टू सूजा द्वारा डिंगल भाषा में की गई एक जैसे बीकानेर राव जेतसिंह ने 1534 ईस्वी कामरान के भाई कामरान हुमायूं के भाई को पराजित किया था।
क्योंकि 1574 में बड़नेर का युद्ध भी कह सकते हैं काबुल के मुगल शासकों। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में किसने खानवा की युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था? तो राणा सांगा की ओर राव कल्याणमल ने भाग लिया था। जबकि राजा कौन था? तो राजा गांगा था। नहीं, गांगा नहीं था, जत्र सिंह था क्या, या लूणकर नहीं था, जत्र सिंह था। जत्र सिंह का लड़का कल्याणमल ने भाग लिया था। ठीक है। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल था। तो राय सिंह का शासनकाल कब था? 1556 में। तो उसके पिता ही थे। ये ऑप्शन काट दिया गया बीकानेर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1574 से 1612 ईस्वी तक था राय सिंह का शासनकाल। 1574 से 1612 तक। ठीक है, याद रखना। और ये देखिए कितने परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मैंने कहा ना, रिपीट होते हैं बार बार क्वेश्चन। बीकानेर के शासक राय सिंह का शासनकाल 1534 से 1612 ईस्वी तक था। राव राय सिंह 1574 में महाराजा धीराज की उपाधि के साथ बीकानेर के शासक बने। इन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? राव राय सिंह ने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करा और महाराजा धीराज की उपाधि राय सिंह ने धारण की। राजपुताने का कारण राय सिंह को कहा जाता है। राव राय सिंह को राजपुताने का कारण मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। 1574 ईस्वी में अकबर की सेना ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात बादशाह अकबर ने राव राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर दिया। राव राय सिंह की मृत्यु के बुरहानपुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बुरहानपुर में राय सिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है। राव राय सिंह को राजपुताने का कारण किसने कहा? तो अभी देखा है, तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। ठीक है। और 1574 में अकबर की सेना के अधिकार के बाद जोधपुर का प्रशासक किसे बना दिया गया था? तो बीकानेर के राय सिंह को बना दिया था 1574 में। और फिर पुनः 81 से 83 खालसे घोषित थे और 83 के बाद मोटा राजा उदय सिंह को जोधपुर का प्रशासक बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 15, किस राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? तो राय सिंह की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी। तो ये प्रश्न देखिए, अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक को शहंशाबाद, नूरपुर की जागीर और राय की उपाधि दी थी? राय सिंह को दी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राय सिंह को। तो अकबर द्वारा निम्नलिखित शासक को शहंशाबाद व नूरपुर की जागीर दी और राय की उपाधि दी गई थी। तो राय सिंह को दी। ठीक है। तो इसका सही आंसर बता दिया था, बीकानेर के राय, अरे यार सॉरी बीकानेर के राय सिंह को। व्याख्या दे ली थी, अकबर ने राय सिंह को मेवाड़ अभियान के समय सलीम के साथ भेजा। अकबर ने अपनी की सेवा से संतुष्ट होकर शहंशाबाद में नूरपुर की जागीर बीकानेर के राय सिंह को दी और राय की उपाधि दी थी। ठीक है, याद रखना। बीकानेर के इतिहास में कौन सी ख्यात अति लाभदायक है? तो दयालदासरी ख्यात है। और इसकी घटना है वो बीकानेर के शासकों से लेकर राय सिंह तक की मिलती है। इसमें राजा के दैनिक जीवन की गणना का वर्णन कवि दयालदास द्वारा रचित दयालदास ख्यात में राव बीका से महाराजा सरदार सिंह तक, राय सिंह नहीं सरदार सिंह तक के समय का वर्णन है। बीकानेर के इतिहास को जानने में यह प्रमुख स्रोत है। नैणसीरी ख्यात राजस्थान की सबसे पुरानी ख्यात है जो कि मारवाड़ के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है और उनमें कई और भी है। ठीक है। बीकानेर के शासक कर्ण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? बीकानेर के कर्ण सिंह, तो ये कर्ण सिंह किसके थे? राय सिंह के लड़के थे और ये शाहजहां और औरंगजेब के समय थे कर्ण सिंह। बीकानेर का कर्ण सिंह मुगल सम्राट शाहजहां एवं औरंगजेब के समकालीन थे। इन्होंने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की। इनके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने काव्य डाकिनी तथा कर्णभूषण नामक ग्रंथ लिखे हैं। तो किसने लिखे? गंगानंद मैथिली ने काव्य डाकिनी और कर्णभूषण नामक ग्रंथ लिखे जो कि बीकानेर के कर्ण सिंह के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 119, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि दी थी? तो बीकानेर के अनूप सिंह को कौन सी उपाधि दी थी? महिसराव की या महिमरावताओं की? महिमरावताओं की उपाधि औरंगजेब ने बीकानेर के अनूप सिंह को दी थी।
महाराजा अनूप सिंह बीकानेर के राठौड़ शासक थे। वह 1669 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा बने। मुगल बादशाह औरंगजेब ने मराठों का दमन करने के लिए महाराजा अनूप सिंह को भेजा था। तो अनूप सिंह की वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने उन्हें माही मराठाऊ तथा महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 120, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मराठाऊ की दी थी? तो अनूप सिंह को माही मराठाऊ की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाओ और शाम को एक क्लास और होगी ऐसे ही प्रश्नों की, ताकि आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाए सिलेक्शन लेना। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना, PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद।